संभाल के। लगता है काफी समय से पानी में ही थी। इसका शरीर पूरा सफेद हो गया है और थोड़ा सूज भी गया है। हाँ सर, सर लगता है इसकी मौत भी इसी टैंक में डूबने से हुई है। बड़ी बेरहमी से मारा इसे। लड़की के हाथ पैर बांध के इस पानी में छोड़ दिया मरने के लिए। सर कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है? सर ये टैंक काफी भारी लगता है, बड़ा भी है। इसका मतलब जो भी खूनी है वो इस टैंक को या तो ट्रक या किसी लॉरी में लेकर आया होगा। काफी पुराना ऑडिटोरियम है, यहाँ पे वाटर सप्लाई भी नहीं है। यानी वो मुजरिम पानी अपने साथ लेके आया था यहाँ पे। सर वो भी इतना सारा पानी? हाँ, टैंकर वगैरह में लाया होगा। वॉचमैन, तुम यहाँ पे ड्यूटी करते हो तो कोई बाहर का आदमी यहाँ ऑडिटोरियम के अंदर कैसे घुस गया? हाँ? साहब मैं 1 महीना छुट्टी में था और आज ही वापस आया हूँ सुबह, और देखता हूँ तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में कोई और यहाँ गार्ड नहीं था ड्यूटी पे? साहब मालिक ने नहीं रखा। सर खूनी इस लड़की को एक आसान मौत भी तो दे सकता था, लेकिन उसने इतना सब कुछ प्लान किया। इससे तो एक ही बात साफ जाहिर होती है, या तो ये खूनी सरफिरा है या तो मानसिक रूप से बीमार। सर। हाँ निखिल, ये देखिए सर, वाटर टैंक के नीचे हथकड़ी है। निकालो बाहर, संभाल के। वैसे अपराधी ने इस लड़की के हाथ पैर बांध रखे हैं रस्सी से, तो फिर हथकड़ी क्यों? सर ये देखिए, इसकी कलाइयों पे हथकड़ी के निशान तो हैं। हाँ सर, सर इसका मतलब इस लड़की ने पानी के अंदर ये हथकड़ी खोल ली थी, लेकिन ऐसे बंदी हालत में ये मुमकिन नहीं लगता। क्या हो श्रेया, रस्सी खुल नहीं रही क्या? सर बहुत ही अजीब सी गांठ है ये। ऐसी गांठ वाली रस्सी मैंने कहीं देखी है सर। देखिए, कहाँ पे? सर एक इंटरनेट पे एक मैजिक शो में, वो मशहूर जादूगर केसी का शो था। कहाँ है वो वीडियो, दिखा। सर ये देखिए शो। तो दोस्तों, जिसका आप सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था, अब वो वक्त आ गया है। तो लीजिए जोरदार तालियों के साथ वेलकम कीजिए जादूगर केसी का। आप लोगों के यहाँ आने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, अब जादूगर केसी आपको दिखाने जा रहे हैं अपना स्पेशल एक्ट। तो जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करिए। तालियां। जोरदार तालियां। दोस्तों, ये हो गई पहली गांठ। तालियां दोस्तों। अब दूसरी, अब तीसरी। इस जादूगर को भी वैसी ही रस्सी से बांधा जा रहा है जैसे इस लड़की को बांधा गया था। अब 7वीं, अब 8वीं। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। अब 10वीं गांठ। गांठ? श्रेया, इस लड़की की रस्सी में भी 10 गांठ है, देखो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गांठें हैं सर। सर लगता है इस खूनी को इस लड़की को मारने की इस तरह की प्रेरणा इस मैजिक शो से मिली है। हो सकता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जादूगर केसी अब पानी के अंदर जाएंगे और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर मौजूद हैं। अगर जादूगर केसी समय पर पानी से बाहर नहीं आए तो इनको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ सकता है। जोरदार तालियां दोस्तों। और वो देखिए वहां पर डिजिटल बोर्ड है जहां पर आपको जादूगर केसी की दिल की धड़कनें दिखाई देंगी। जोरदार तालियां दोस्तों।
जादूगर केसी के हौसला अफजाई करिए दोस्तों। ये वाटर टैंक, ये पुली, सब वैसे का वैसा ही है। और सर ऐसी पुली बांधने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। मतलब जो भी खूनी है उसका कोई ना कोई साथी तो जरूर रहा होगा। तो दोस्तों ये देखिए, जादूगर केसी को पानी के अंदर गए हुए 1 मिनट हो चुका है। आप लोग अपनी घड़ी में देखते रहिए। ये 2 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। ये हथकड़ी, ये वाटर टैंक, पुली, लगता है सबके पीछे इस केसी के किसी असिस्टेंट का हाथ हो सकता है, या फिर खुद जादूगर केसी। आप लोग अपनी घड़ी में देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले दुनिया का कोई भी जादूगर पानी के अंदर 10 मिनट तक नहीं रहा है। अब दोस्तों डिजिटल बोर्ड पे देखिए, इनकी दिल की धड़कनें 11 बीट्स प्रति मिनट हो गए हैं। अगर इसके नीचे 11 बीट्स प्रति मिनट के नीचे अगर इनकी दिल की धड़कनें जाती हैं तो इनको कभी भी दिल का दौरा पड़ सकता है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, ये जादूगर केसी अब पानी के बाहर आ रहे हैं। जोरदार तालियां दोस्तों, जादूगर केसी पानी के बाहर आ गए दोस्तों। जोरदार तालियां इनके लिए दोस्तों। अब तो आप लोग मानते हैं जादूगर केसी की महानता को, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी आप लोगों के मनोरंजन के लिए, और जो आप लोगों के सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं था दोस्तों। इसलिए जोरदार तालियां। इस जादूगर के जादू में और इस लड़की के केस में बस यही फर्क है, ये जादूगर केसी तो बाहर निकल गया, पर इस लड़की की मौत हो गई। इस लड़की के पेट में मुझे कुछ नींद की दवाइयां मिली हैं, जो शायद खूनी ने इसे दी होंगी पानी में डुबोने से पहले। कमाल है, इन दवाइयों के असर के बाद भी इस लड़के ने हथकड़ी खोल ली। एक और बात अभिजीत, ये लड़की कम से कम 3 घंटे हवा में लटकी होगी दम तोड़ने से पहले। सर ये बात आपको कैसे पता चली? पंकज, ये पुली देख रहे हो, और इस पे ये जो गनी बैग टंगा हुआ है, इसका वजन भी उतना ही है जितना कि ये लड़की का है, और ये बैग धीरे धीरे नीचे आता है। और जिस गति से, जिस स्पीड से बैग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस गति को देख करके ये अंदाजा होता है कि इस लड़की को वहां बंद ऑडिटोरियम में छत से वाटर टैंक तक आने में लगभग 3 घंटे लगे होंगे। 3 घंटे? अगर छत से पानी के टैंक में पहुंचने में से 3 घंटे लगे डॉक्टर साहब, तब तो उन दवाइयों का असर भी कम हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तभी ये लड़की अपनी हथकड़ी खोल पाई। सर लेकिन ऐसी हथकड़ी पानी के अंदर खोलना, वो भी बंधी हुई हालत में, कैसे किया होगा इसने? इसका तो एक ही मतलब निकलता काविन, ये लड़की ऐसे काम में माहिर थी। मौत का समय क्या है डॉक्टर साहब? यही कोई लगभग 14 से 15 घंटे पहले। मतलब कल रात 8 से 9 के बीच? सर उस वक्त तो जादूगर केसी का शो चल रहा था, 8 से 9 के बीच। जादूगर केसी? जादूगर केसी से मिलना पड़ेगा। हेलो, आप सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन? अरे आइए आइए, लीजा ने मुझे बताया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। बैठिए बैठिए। जी नहीं, हम बैठने के लिए नहीं आए, बस एक छोटा सा काम है आपके पास। वैसे केसी साहब, आपकी जादूगरी हमने देखी है इंटरनेट पर। हाँ, इतना अच्छा मैजिक शो हमने आज तक नहीं देखा है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे केसी साहब, वो शो देखा था मैंने जिसमें आप पानी में उतरते हैं, आपके हाथ और पैर दोनों बंधे रहते हैं, हथकड़ी होती है, वो वाला शो बहुत कमाल का शो था वो। वैसे हम जानना चाहते कि ये गांठें आप बांधते कैसे हैं, ये हैंडकफ निकाले कैसे जाते हैं? माफी चाहता हूँ सर, अगर जादूगर अपने जादू की कला बता दे तो उसे देखने के लिए कौन आएगा भला? आप ही बताइए। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि वो 10 की 10 गांठें जो है ना, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दिव्या जरा दिखाओ। अरे ये तो वैसी की वैसी गांठें हैं जो मेरे जादू में बांधी जाती हैं। वैसे ये तस्वीर किसकी है? एक लड़की है। कौन सी लड़की?
एक ऐसी लड़की जिसकी लाश हमें एक पानी की टंकी में मिली, बिल्कुल वैसी ही पानी से भरी टंकी जिसमें आप उतर कर ये जादू करते हैं। सब कुछ वैसे के वैसा ही केसी साहब। वही पानी की टंकी पानी से भरी हुई, वही हाथों में गांठें, वही हथकड़ी, सब कुछ वैसे के वैसा। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं? दिव्या, जरा फोटो बताओ इन्हें। ये तो जूही है, मेरी दोस्त, मेरी असिस्टेंट भी रह चुकी है। 6 महीने पहले तक मेरे ही साथ काम करती थी। छोड़ा क्यों काम उसने तुम्हारा? सर, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी और इसी वजह से इसने काल के साथ काम करना शुरू कर दिया। काल? ये काल कौन है? सर, वो मेरी तरह एक जादूगर है और मेरी तरह मशहूर होना चाहता है, जो आज तक नहीं हो सका। तो इसीलिए आपने जूही को मार डाला? सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो बहुत खुश होता अगर वो जिंदगी में उन्नति करती तो। इन्हें वो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना बताइए, क्या जूही को आपने सब कुछ सिखाया था जादूगरी का? यहाँ तक कि आपने वो गांठें बांधना भी सिखाया था? जाहिर है सर, वो मेरी असिस्टेंट है, ये सब कुछ जान ही गई होगी और ये चीजें उसने काल और उसके असिस्टेंट को बता दिया होगा और उन्हीं में से किसी ने। किसी साहब, हम पता लगा लेंगे। हाँ, हम पता लगा लेंगे। काल, ये सब बंद करिए, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना है। क्या मजाक है? लाइट्स किसने ऑफ की हैं? लाइट जाते ही सब गायब हो गए, कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन सब हैं तो यहीं। काल, हम जानते हैं तुम यहीं कहीं हो। बहुत हो गया तुम्हारा खेल, बाहर निकलो। क्या हुआ? डर गए? सीआईडी ऑफिसर्स की आंखों में ये हैरानी और डर देखकर बहुत मजा आ रहा है। डर नाम का शब्द सीआईडी ऑफिसर्स की डिक्शनरी में नहीं होता। काल, बेहतर होगा अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप बाहर आ जाओ। पता नहीं कहां से डिक्शनरी खरीदते हैं आप लोग कि उसमें डर वाला शब्द ही नहीं है। अगली बार किसी अच्छी दुकान से डिक्शनरी खरीदना। ओह, ये सारे 3D प्रोजेक्शंस हैं। ये सारे 3D प्रोजेक्शन कितने असली लग रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्शंस हैं निखिल, तो इसका मतलब इसका सोर्स भी यहीं कहीं होगा। पर कहाँ? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो आप लोगों का मनोरंजन कर रहा था अपने जादू से। आइए, हम आपको अब अपना जादू दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा मनोरंजन किया आपने, लेकिन अब बारी हमारी है। हमने सोचा थोड़ा मनोरंजन हम भी कर दें आपका, आपसे कुछ सवाल पूछकर। आपकी एक असिस्टेंट है जूही, है ना? जी। जूही बराबर काम पर आ रही है रोज? जी हाँ, वैसे तो वो कभी छुट्टी लेती नहीं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से नहीं आ रही। कमाल है, आप तो जादूगर हैं, आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं आ रही? उसकी कुछ तबीयत खराब थी तो शायद इसीलिए नहीं आ रही। लेकिन आप जूही के बारे में ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जूही सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट नहीं, तुम्हारी गुरु भी थी। तुमने उसे अपने पास इसलिए रखा ताकि तुम जादूगर केसी के सारे पैतरे, सारी तरकीबें सीख सको। नहीं सर, मैं उससे क्या सीखूंगा? वो तो केसी की एक भी तरकीब नहीं जानती थी। अगर आप जूही से संबंधित सवाल ही पूछना चाहते हैं तो रुकिए, मैं उसे अभी बुला लेता हूँ। उसका खून हो गया है। विक्रम, ये कैसे हो सकता है? इसे कौन मार सकता है? ये तो आप बताएंगे। वैसे कल रात कहाँ पे थे तुम? जी मैं सुंदर ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहा था
आप चाहें तो वहाँ फ़ोन करके पूछ सकते हैं। पता लगा लेंगे। कितने बजे से कितने बजे तक थे? शाम 7 से 12। दिव्या, पिछले कुछ दिनों से जूही के बर्ताव में कोई बदलाव देखा, कुछ अलग? जी ऐसी कोई बात नहीं है सर, लेकिन वो एक ऐसे बारूद के बारे में पूछ रही थी जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कौन सा बारूद? एक्सप्लोसिव G4। G4? तुम्हें पता नहीं है G4 अपने पास रखना गैर कानूनी है? जी सर मालूम है, लेकिन हम मैजिक शोज में छोटा विस्फोट करने वाला बारूद ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना जाने उसे किस काम के लिए बड़ा विस्फोट करने वाला बारूद चाहिए था। उसके लिए अच्छे खासे पैसे देने के लिए भी तैयार थी। उसने आपसे मांगा और आपने हाँ कह दिया, उससे पूछा नहीं क्यों चाहिए? पूछा था सर, उसने कहा कि मुझे नहीं, मेरे किसी दोस्त को चाहिए। दोस्त? सर, दोस्त? सुंदर ऑडिटोरियम में बात हो गई है, ये सच बोल रहा है। उसने तुमसे बारूद मांगा और तुमने बिना कुछ पूछे वो बारूद लाकर उसको दे दिया, कुछ नहीं पूछा। दरअसल सर मेरे पास कुछ वैसा बारूद रखा था, मैंने उसे बेच दिया सर, मुझे पैसे की जरूरत थी। जादूगर केसी भी अपने अगले मैजिक शो में एक बारूद का बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। कहीं ये बारूद जादूगर केसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तो नहीं खरीदा गया था? और अब वक्त है जादूगर केसी का और एक मौत के खेल का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछली बार पानी के अंदर 10 मिनट तक हाथ पैर बांधकर बिना सांस लिए जादूगर केसी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वैसे ही इस बार कैसे आग की लपटें भी जादूगर केसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने जादूगर केसी है। लगता है शो शुरू हो गया। रोको इसे, लाइट्स ऑन करो। फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जल्दी। सर, ये तो अचानक गायब हो गया सर। गया कहीं? तो बैक स्टेज में देखो जल्दी। यहां तो कहीं भी नहीं है सर। हाँ? पीछे तो कोई भी नहीं सर। कोई नहीं है? तो फिर ये केसी गया तो गया कहाँ? मैं यहां हूं जनाब। और आप शायद सीआईडी से दया है। ठीक पहचाना। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे नाराज होना चाहिए इस तरह हमारे प्रोग्राम के बीच में बाधा डालने के लिए, या फिर खुश हूं कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे प्रोग्राम में जो आई है। हमारे यहाँ इस तरह आने की वजह हम तुम्हें अलग से बताएंगे। हाँ, कहाँ पे? धमाका इतनी जोर से हुआ है कि इस लड़की की पूरी लाश जल चुकी है। यहाँ पे इस लाश की पहचान हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। दिव्या, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। सर। हाँ विक्रम। ये मिस्टर विनोद, इस गोडाउन के मालिक। ये सब क्या हो गया मेरे गोदाम में? मिस्टर विनोद, आपके इस गोडाउन में कोई बॉम्ब लगा के चला जाता है और आपको कानों कान खबर नहीं होती, भनक भी नहीं लगती। सर, दरअसल 2 दिन पहले मैंने अपने गोदाम के कुछ जरूरी सामान खाली कर दिए थे और यहाँ निगरानी के लिए भी कोई नहीं था सर। शायद इसी बात का फायदा उठा गया अपराधी। वो तो पता चल जाएगा। सर। हाँ करण। सर ये देखिए, बॉम्ब का डेटोनेटर। बॉम्ब का डेटोनेटर पकड़ना है क्या?
माय गॉड, इस डेटोनेटर के अंदर तो टाइमर लगा है। इसका मतलब ये पूरा धमाका पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। विक्रम सर, विनोद जी को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। एक बात तो तय हो गई कि ये खूनी जो कोई भी है, ये जादूगर केसी की कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है इस जुर्म को अंजाम देने में। लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट के पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ खूनी दे सकता है। ये देखो, ये उसी G4 का टुकड़ा है जो काल ने जूही को बेचा था। ये देखो, शायद जूही के खूनी को उसके पास से ये बारूद मिल गया होगा। पर सवाल ये है निखिल कि जूही ने ये बारूद, ये G4 उस काल से खरीदा क्यों होगा? शायद किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाती? किसी के किसी फैन ने या शुभचिंतक ने इस जूही को ही मार डाला। हो ना हो निखिल, इसका और जूही का कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। सर, ये है उस दूसरी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसमें लिखा है कि जूही की तरह खूनी ने मारने से पहले इसे भी नींद की दवाइयां दी थी। मतलब दोनों का हत्यारा एक ही है। कुछ पता चला कौन है ये दूसरी लड़की? हाँ सर, रीना नाम है इसका। फंटूकर नाम की एक एमएनसी में जनरल मैनेजर थी वो। जूही और रीना दोनों को ठीक वैसे मारा गया जैसे जादूगर केसी ने अपनी जादू के ट्रिक में दिखाया था, और ठीक उसी दौरान जब केसी अपना शो दिखा रहा था। जी सर, ये जादूगर केसी उन आग की लपटों से बच गया, मगर रीना नहीं बच पाई। इसके केस में जो बारूद इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, G4। खूनी ने दोनों को अपना निशाना बनाया है, मतलब कोई ना कोई कनेक्शन होगा इन दोनों के बीच में। सर, मैंने जूही और रीना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। दोनों ने आपस में ना तो एक दूसरे को कभी कॉल किया है और ना ही मैसेज। कॉलेज का कोई संबंध? नहीं सर, कॉलेज की लिस्ट में भी रीना नाम की कोई स्टूडेंट नहीं है। सर, ये लोग रीना के ऑफिस में काम करते हैं। हेलो सर, मेरा नाम जसलोक है। और मैं हिमांशु सर। मिस्टर जसलोक, हिमांशु, किसी भी शक है आपको कौन मार सकता है रीना को? नहीं सर, रीना एक बहुत ही प्यारी और जिंदा दिल लड़की थी। हमारे ऑफिस में हम लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी उसकी वजह सिर्फ रीना ही थी। हाँ सर, वो जादू की ट्रिक्स दिखाकर हमारे ऑफिस में हमारा मनोरंजन किया करती थी सर। हाल फिलहाल में कोई हादसा हुआ था क्या रीना के साथ? हाँ सर, कुछ दिन पहले रीना कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले ही अपने जादू की प्रैक्टिस कर रही थी, तब वहाँ अचानक एक छोटा सा धमाका हो गया, मगर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रीना के परिवार में और कौन कौन है? उसके माँ बाप तो बचपन में गुजर गए थे। वो अपनी नानी के साथ रहती थी शीतल नगर में। शीतल नगर? अब कैसे भी करके उस गुनहगार को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि हम गुनहगार को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। ये कौन कर सकता है? रानी की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। सुमित्रा जी, मगर उनका नाम तो रीना था ना? बचपन से उसका नाम रानी ही था। रीना नाम तो अब भी रखा, शादी टूटने के बाद। रानी की शादी टूट गई थी? जी। कितना वक्त पहले? 1 साल पहले। उसका पति सारा वक्त विदेश में ही रहता था और कभी उसे अपने साथ नहीं लेके जाता था, तो रानी ने उसे तलाक दे दिया। अच्छा सुमित्रा जी, रानी को जादू में दिलचस्पी थी, मैजिक में? हाँ, बहुत। उसके पिता यानी मेरा बेटा मेघदूत अपने जमाने का अच्छा जादूगर था और बारडोला नाम की जगह पे अक्सर जादू दिखाया करता था। तो मतलब रानी ने सारा जादू अपने पिताजी से सीखा था? और उसके बचपन के जादू का सामान अभी भी उसके कमरे में पड़ा है। क्या हम वो सामान देख सकते हैं प्लीज? जी आइए। थैंक यू। यही बची कुछ यादों का सहारा है हमारे लिए। ये सामान है? जी। एक काम करो, देखो कमरे में और क्या क्या मिलता है।
सर, ये रानी की डायरी मिली है। इसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स लिख रखे हैं। ये क्या है? मुझे उस गलती का बहुत पछतावा है जो हम सबने की थी। एक पुरानी गलती। कौन सी गलती हो सकती है? यहाँ पे इस गलती के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है। ना इस गलती में कौन कौन शामिल था ये लिखा है। शायद ये कॉलेज की जमाने की कोई गलती हो सकता है। निखिल सर ये देखिए, जूही और रानी की फोटो। रानी और जूही की फोटो। मैंने कहा था ना, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। एक ही कॉलेज में पढ़ती थी दोनों, और ऐसे किस गलती की बात कर रही हैं जिसकी सजा में इन दोनों को मौत मिली? पता करना पड़ेगा। प्रोफेसर अनुपम, आप भी केसी, रानी और जूही के साथ कॉलेज में पढ़ते थे? हाँ सर। और आपको भी ताश से खेलने का शौक है? वो रानी ने एक मैजिक ट्रिक सिखाई थी, बस उसी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मगर सर, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि रानी हमारे बीच नहीं रही। संभालिए अपने आप को। इन मौत से तो यही लगता है कि खूनी का आपसे कोई ना कोई संबंध जरूर है। कॉलेज के दिनों में कोई खास घटना या हादसा हुआ था क्या? हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स प्रोफेसर अभिज्ञान के साथ एक ट्रिप पे गए थे, जहां उन्हें जादू दिखाते हुए प्रोफेसर अभिज्ञान की मौत हो गई। प्रोफेसर अभिज्ञान वो भी जादू दिखाते थे और उनकी भी मौत हो गई? पर सर, उनकी मौत सालों पहले हुई है और वो एक हादसा था। उनका इन सब मौतों से क्या लेना देना? किसी का पता लगाना है हमें। ये रानी और जूही भी थी उस ट्रिप में? जी हाँ। एग्जैक्टली क्या हुआ था? कैसे हुआ ये हादसा? सॉरी सर, मैं नहीं गया था। कोई और स्टूडेंट जिसके बारे में आप हमें बता सकें? हाँ सर, इंदर गया था। इंदर? जी, मैं उसका नंबर और पता आपको दे देता हूँ। गुड। और उस जगह का भी पता चाहिए हमें जहाँ पे प्रोफेसर अभिज्ञान इन सबको लेके गए थे। ठीक है सर। तो ये है वो झील जिसकी गोद में सालों पुराने राज दफन है। आइए। सर ये मिस्टर इंदर प्रोफेसर अभिज्ञान के शिष्य रह चुके हैं। हाँ, मगर अचानक सीआईडी को प्रोफेसर अभिज्ञान में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? उनकी मौत को तो 15 साल हो चुके हैं। हमें मालूम है। मिस्टर इंदर, थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं अभिज्ञान जी की उस मौत के हादसे के बारे में? अभिज्ञान सर को जादू की कला हमेशा आकर्षित करती थी। वो अक्सर हम विद्यार्थियों को कोई ना कोई नई तरकीब दिखाते रहते थे। उस दिन भी वो हमें जादू की नई तरकीब दिखा रहे थे इसी झील के पास। मगर सब कुछ गलत हो गया और वो डूब गए, इसी पानी में डूब गए। इंदर जी, ये तो हमें मालूम है। उस वक्त के पुलिस रिकॉर्ड्स में भी यही लिखा है। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं बताते हमें जो हमें ना मालूम है? मैं कुछ समझा नहीं सर। मिस्टर इंदर, क्या ये सच नहीं है कि अभिज्ञान बहुत ही सख्त स्वभाव के प्रोफेसर थे और कई बार उनके स्टूडेंट्स ने उनके खिलाफ प्रिंसिपल से शिकायत भी की थी? हाँ, मगर इस बात का उनकी मौत से क्या लेना देना? लेना देना हो सकता है उन्हीं के किसी स्टूडेंट का हाथ हो उनकी मौत में। ये आप कैसे बात कर रहे हैं सर? उस दिन वो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल जादू का खेल खेलने जा रहे थे ना, है ना? हाँ, पायरोटेक्निक एक्सप्लोजन वाला एक्ट। एक्सप्लोजन मतलब धमाका वमाका होने वाला था क्या? हाँ सर, उस धमाके से जो धुआं निकलता और धूल उड़ती, उसका फायदा उठा के प्रोफेसर साहब झील के एक किनारे से गायब होकर दूसरे किनारे पर जाने वाले थे। मगर सर, पता नहीं कैसे असली धमाका हो गया और प्रोफेसर साहब को आग लग गई। वो जलने लगे और खुद को बचाने के लिए वो झील में कूद पड़े। इसका मतलब ये है कि किसी ने वो विस्फोटक पाउडर बदल दिया जिससे काफी बड़ा धमाका हुआ। हाँ, शायद। अच्छा, ये बताइए कि इस पाउडर को जुटाने की जिम्मेदारी किसके पास थी? इस पूरे जादू के खेल की जिम्मेदारी 4 स्टूडेंट्स को दी गई थी। कपिल, प्रतीक, जूही और रानी। शायद उनमें से किसी ने। अब समझ में आया कि ये खून इस ढंग से क्यों हो रहे हैं। आप लोगों ने उस वक्त इतनी बड़ी बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? तो क्या करते सर, हम स्टूडेंट्स थे, पुलिस के केस में फंसना नहीं चाहते थे, इसीलिए नहीं बताई। खैर, ये बताइए कि उस वक्त प्रोफेसर अभिज्ञान का कोई सगा संबंधी था उनके पास? हाँ सर, उनका बेटा था विक्रम। वो कॉलेज के कैंपस में ही रहता था। सर, हो सकता है ये सब कुछ विक्रम ने किया हो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। हो सकता है, और उस हिसाब से उसके अगले 2 शिकार होंगे, कपिल और प्रतीक।
अच्छा दिव्या और मयूर, तुम दोनों स्टेज के पास जाके देखो सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओके सर। मिस्टर केसी। अरे आप लोग फिर से? हेलो। हाय। ये सब तो ठीक है मिस्टर केसी, लेकिन इस बार आप अपना शो नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी जान को खतरा है। ये तो आपने पिछली बार भी कहा था, लेकिन देखिए मैं आपके सामने वैसे का वैसे खड़ा हूं। इस बार खूनी आपकी जान लेने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन ये बात आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं ऑफिसर? रानी और जूही, ये दोनों लड़कियां आपके साथ ही पढ़ती थी ना आपके कॉलेज में? हाँ, लेकिन क्यों? खूनी ने उन दोनों को मार दिया है। क्या? और अगले दो निशाने आप और प्रतीक हैं। लेकिन हम ही लोग क्यों? क्योंकि जिस वक्त प्रोफेसर अभिज्ञान की मौत हुई, आप 4 लोग वहां मौजूद थे। लेकिन वो मौत तो एक हादसा था। एक्सक्यूज मी सर, हम तैयार हैं। शो अगले 2 मिनट में शुरू होने वाला है। ओके, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, मुझे ये शो करना होगा क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हूं और किसी भी सूरत में मैं ये शो छोड़ नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। मगर मिस्टर केसी, अरे ये दरवाजा खुला हुआ कैसे? कहीं हमारे आने से पहले खूनी प्रतीक के घर पर पहुंच तो नहीं गया? टूटा हुआ आवाज। कुछ गड़बड़ जरूर है फ्रेडी, सब लोग चौकन्ने रहना। अरे नर्व्स चल रही है। निकल पानी। सुनिए, आप ठीक हैं? मेरे पति प्रतीक कहाँ है? आप लोग कौन हैं? देखिए घबराइए मत, हम सीआईडी ऑफिसर्स हैं। आप ये बताइए क्या हुआ था यहाँ पे? 2 लोग घर में आए थे एसी रिपेयर करने के बहाने से। अचानक उन्होंने मेरे सर पे हमला किया और प्रतीक को अपने साथ ले गए। क्या? हाँ। आप प्लीज हमें उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? उनकी कोई भी बात, एनीथिंग। वो लोग नीले रंग की वैन में आए थे। नीले रंग की वैन? आपने उसका नंबर देखा था या उस पर कुछ लिखा हो, कुछ भी, एसी कंपनी का नाम वगैरह वगैरह कुछ भी? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। आसपास के पड़ोसियों से पूछते हैं, शायद उन्होंने देखा हो। हाँ पंकज। ओह गुड, वेरी गुड। क्या हुआ सर? अभिज्ञान के बेटे विक्रम का पता चल गया है। सर शायद प्रतीक को विक्रम ने यहीं कैद करके रखा है। हाँ श्रेया, हमें इस विक्रम को रंगे हाथों पकड़ना होगा। कौन चाहिए साहब? प्रतीक, विक्रम, जहां कहीं भी हो बाहर आओ। उस तरफ। कौन है आप लोग? घबराइए नहीं, हम सीआईडी से। आप कौन? मैं इनकी नर्स हूँ, लेकिन सीआईडी का यहाँ क्या काम? ये विक्रम है? हाँ, पिछले 2 साल से तो ये कोमा में है। 2 साल से कोमा में है? ये कोमा में गए कैसे? कार एक्सीडेंट की वजह से इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। अच्छा, इनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त? नहीं, पिछले 2 साल से तो कोई इन्हें मिलने भी नहीं आया। लेकिन अगर ऐसा है तो आप इनकी नर्स हैं, आपकी सैलरी कौन देता है? एक मिस्टर रणबीर हैं, वही देते हैं। अभी अभी आपने कहा कि इनका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, तो ये मिस्टर रणबीर कौन है? पता नहीं मुझे कि उनका विक्रम जी के साथ क्या रिश्ता है। पिछले 2 साल से मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती थी, वहीं मिस्टर रणबीर एडमिट हुए थे, तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि विक्रम जी की देखभाल करने के लिए। ये रणबीर जी का कोई एड्रेस या कोई नंबर आपके पास? जी वो तो नहीं है, लेकिन हर महीने वो मेरे अकाउंट में कैश डलवा देते हैं। सुनो। जी साहब। इस घर का खर्चा कौन देता है? साहब, हर महीने की पहली तारीख को पैसों से भरा लिफाफा कोई दरवाजे पर छोड़कर जाता है, उसी से घर खर्च चलता है। पर मैंने आज तक ये नहीं देखा कि वो है कौन। सर, इस हालत में विक्रम तो कोई अपराध कर नहीं सकता, और अभिज्ञान के परिवार में रणबीर नाम का कोई इंसान नहीं है। सुनिए, आपने क्या नाम बताया हॉस्पिटल का जहाँ आप काम करती हैं? सिटी हॉस्पिटल। प्रतीक के बिल्डिंग के वॉचमैन से ये तो पता चल गया था कि उस वैन पे
KP एयर कंडीशनर्स लिखा हुआ था, मगर एयर कंडीशन कंपनी वाले बता रहे कि उन्होंने ना तो अपने कोई इंजीनियर्स भेजे थे और ना ही कोई वैन। कोई बात नहीं, वैन निकली तो इसी रास्ते से होगी ना, आसपास कहीं भी दिख सकती है, चौकन्ने रहना। यहाँ से तो जंगल का इलाका शुरू हो जाता है, पर उस जादूगर को प्रतीक को मारना ही है तो वो किसी ऑडिटोरियम में लेके जाएगा, किसी वेयर हाउस में लेके जाएगा, उससे यहाँ क्यों लेके आएगा? केसी का अगला जादू तो जानते हो ना, जिसमें वो हवा में ऊपर उठेगा और बिना किसी मदद के ऊपर तैरेगा। अब इस तरीके के जादू के लिए वो खूनी ऑडिटोरियम में नहीं बल्कि किसी खुली जगह में जाएगा, यानी कि शायद जंगल में। मगर ये जंगल तो काफी घना और बड़ा है, मालूम कैसे पड़ेगा कि वो अपना अगला जुर्म कहाँ पे करने वाला है? इस मैजिक ट्रिक के लिए उसे काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी, खास तौर से एक ऊंचाई वाली जगह। सुनिए जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आपके हॉस्पिटल में 2 साल पहले एक रणबीर नाम का पेशेंट था, हमें उसकी डिटेल्स चाहिए। माफ करना सर, हम इसकी जानकारी किसी को नहीं देते। CID को भी नहीं? CID? जी, 1 मिनट। नहीं सर, 2 साल पहले तो इस नाम का कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ था। आपको यकीन है? I mean, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं, आप चाहे तो आप खुद देख सकते हैं। इसमें तो ऐसा कोई नाम है नहीं। Anyway, आप इस लिस्ट की एक कॉपी हमें दे सकती हैं प्लीज? ओके सर। थैंक यू। अरे मुझे बचाओ! अरे बचाओ! मुझे यहाँ से निकालो! कोई बचाओ मुझे! प्रतीक को यहाँ लटका के रखा है। बचाओ! मुझे बचा लो! सर, सर मुझे बचाओ! कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर! कुछ नहीं होगा प्रतीक, खींचो। प्रतीक! सर, सर नीचे खाइए सर! सर मैं मरना नहीं चाहता हूँ सर! लगता है इसे प्रतीक के शरीर में वजन बहुत बांध रखा है, इसलिए कोई बचाना चाहे तो उसे खींच ना सके। ये रस्सी पुलिस से बांधी हुई है, खींचो इसे। सर बचा लो! रस्सी हाथ से छूट रही है, रस्सी हाथ से छूट रही है, जल्दी! प्रतीक भी मारा गया। हमने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, मगर खूनी इस बार भी कामयाब रहा। और उसे भी इसी तरह मारा गया है, जिस तरह ये आप जादू करते ना, हवा में लटकाने का। एक साथ 3-3 मौतें, वो भी मेरा ट्रिक अपना कर। अब बचते हैं सिर्फ आप। ये खूनी आपके ट्रिक्स कॉपी कर रहा है और उसने आपको आखिर के लिए बचा के रखा है। मतलब अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो आपको मानता है। लेकिन सर, अतीत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब उसका मकसद क्या है वो अपने आप सामने आ जाएगा, मगर तब तक आप कोई भी शो नहीं करेंगे। अब आप उसी होटल में हमारी खास सुरक्षा के बीच रहेंगे, ठीक है? ओके सर। प्रतीक, तू क्यों? जिंदा देख के तुझे खुशी नहीं हुई? पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। बस कैसे? बस तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हें क्या लगा प्रतीक मर गया? प्रतीक को CID इंस्पेक्टर निखिल ने बचाया था। जेल जाने की तैयारी करो। मैं क्यों जेल जाऊं? गुनहगार आपके सामने खड़ा है, इसे जेल ले जाइए। मगर गुनहगार ना तो प्रतीक है ना केसी, गुनहगार है प्रोफेसर अभिज्ञान। तो आखिर आपको पता चल ही गया। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? हमने जब हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक किया तब उसमें रणबीर का नाम नहीं था, मगर एक नाम था, अभिज्ञान। क्यों प्रोफेसर अभिज्ञान? तुम ही थे ना वो जिसने अपने ही चेहरे पर अपने ही स्टूडेंट केसी का चेहरा लगवा लिया, उसे मार कर। और क्यों मारा उसे? तो वो तुम्हारे ट्रिक्स कर नाम और शोहरत कमा रहा था और तुम्हें उससे जलन होने लगी तो तुमने उसे खत्म कर दिया। उसकी लाश का क्या किया तुमने? उसे तो मैंने समुद्र में फेंक दिया था।
मगर तुम अपने स्टूडेंट्स को मारना क्यों चाहते थे? क्योंकि ये लोग मुझे एक्सप्लोसिव से मारना चाहते थे। पूछिए इससे। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स नाखुश थे आपसे, आपके सख्त व्यवहार से। तो क्या जान से मार डालोगे? तुम लोगों की वजह से मैं 5 सालों तक कोमा में रहा। मेरा ये चेहरा खराब हो गया, मुझे प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ा। क्या तुम मुझे मेरे 5 साल वापस कर सकते हो? बताओ। तो क्या इसके लिए तुम इन सब की जान लोगे? 5 साल कोमा में थे, तुम्हारा चेहरा खराब हो गया तो क्या हुआ? उनकी जान लोगे तुम? अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। अभिजीत, इसे क्या हो गया? ये तारे क्यों गिन रहा है? सर, जब से वो पार्सल आया है पता नहीं खोया खोया बैठा है, कुछ पूछने पे बता नहीं रहा सर। चलो हम पूछ के देखते हैं। सर क्या है? चक्कर क्या है पार्सल? कैसा पार्सल सर? वही पार्सल जिसे तुमने अपने पीछे छुपा रखा है। कुछ नहीं सर, अगर दिखाऊंगा तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? वो तो डिपेंड करता है कि पार्सल के अंदर क्या है। दिखाओ जल्दी। फीफा की जर्सी, वर्ल्ड कप फुटबॉल का टी शर्ट, फुटबॉल वर्ल्ड कप की जर्सी सर। इसे रोज मैं पहन के सोनी 6 पे लाइव मैच दिखूंगा सर, और अपनी पसंदीदा टीम को सर प्रोत्साहित करूंगा। भी करेंगे। और सर मजेदार बात तो ये है कि टीवी के अलावा और भी जरिए हैं मैच देखने के। www.livsports.in पे लॉगिन कीजिए और लाइव मैच देखें या वीडियो ऑन डिमांड देख लीजिए। हाँ, और LIV स्पोर्ट्स एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, और अपने मोबाइल पे स्पोर्ट्स लिखिए और SMS कीजिए 52525। बस। कैसे भी हो, हम सब वर्ल्ड कप फुटबॉल देखने वाले। क्या कर रहे हो? नहीं! राजकुमारी, पकड़ो इन्हें! पकड़ो! आई एम अ CID कॉप। अरे छोरी तो अंग्रेजी में बोली से। मैं एक CID ऑफिसर हूँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर। ये पुलिस क्या करते? मारी ना को।
दीदी, आपको होश आ गया दीदी? एक मिनट रुको। माँ, माँ, माँ जल्दी आओ, देखो दीदी को होश आ गया। दीदी, कैसी हो आप दीदी? दर्द हो रहा है दीदी? तुम कौन हो? मैं आपकी छोटी बहन लांची। क्या? छोटी बहन? मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। माँ, माँ देखो ना दीदी को, ये कैसी बातें कर रही है। शायद हमले की वजह से अभी तक सदमे में है। बेटे, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है और खतरा अभी टला नहीं है। बाहर सभी मर्द लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। मारी रखो, छोड़ता नहीं कोई नहीं। अरे भागे से क्या उम्र है? पड़ोसी राज्य हमला, ये सब क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप कौन है? मैं कौन हूँ? अपनी माँ को भी नहीं पहचानती तू? माँ? आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। ये तुझे क्या हो गया राजेश्वरी? क्या हो गया तुझे? राजेश्वरी कौन है? मैं पूर्वी हूँ, कोई राजेश्वरी नहीं। माँ, मुझे लगता है दीदी के सर पे बहुत गहरी चोट आई है, तभी वो अपनी याददाश्त खो बैठी है। अरे अरे कहाँ जा रही है बेटा? ये पेंटिंग? हाँ, पिछले साल ही बनवाई है। कुछ याद आया? जून 1940? ये इतना पुराना कैलेंडर यहाँ क्या कर रहा है? पुराना? हाँ, अभी तो 2014 चल रहा है ना? ये 74 साल पुराना कैलेंडर यहाँ पर? लगता है सदमे का बहुत गहरा असर पड़ा है तुझ पर। अरे तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध। अरे मगर आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? आराम दीदी, आराम कीजिए। आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? आप लेट जाइए दीदी। अरे आप लेट जाइए, आराम कीजिए दीदी, लेट जाइए। चलो सब, राजकुमारी राजेश्वरी को कुछ देर आराम करने दो। हेलो 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 एसीपी साहब, ये जनाना सवाल में कौन बात कर रही है? जनाने? एसीपी साहब, मैं पूर्वी बोल रही हूँ। पूर्वी? हेलो हेलो एसीपी साहब। एसीपी से क्या कर से तू छोरी? एसीपी का ही होवे। कोई मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बैठे बैठिए, बैठ, पानी लेगा। पानी। चलिए अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और बताइए
क्या हुआ? सर मेरे पति, उनको बचा लीजिए प्लीज, मेरे पति को बचा लीजिए। हाँ लेकिन आपके पति को हुआ क्या? पिछले कई साल से उनका बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसलिए वो तिलोत्तमा के पास गए। तिलोत्तमा? ये तिलोत्तमा कौन है? आप तिलोत्तमा को नहीं जानते? वो बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है, लोगों को उनके पिछले जन्म में पहुंचा देती है। पिछले जन्म में? जी सर, मेरे पति आकाश के दोस्तों ने बोला कि तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे और उन पाप को धोना जरूरी है। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे अपने अतीत में कदम रखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से आटे के अवगुणों को ठीक न किया जाए तब तक रोटियां अच्छी नहीं बन सकती। ठीक उसी तरह से जब तक इंसान के पूर्वजन्मों के पाप को नष्ट न किया जाए तब तक इस जन्म में सुखी रहना असंभव है, पूरी तरह से असंभव। लेकिन इसी असंभव को संभव करने के लिए तिलोत्तमा है आप सबके सामने। तो आज जिस इंसान को अपने पूर्व जन्म के पाप धोकर इस जन्म को सुधारने का मौका मिला है, उसका नाम है आकाश। आइए आकाश, स्टेज पर आइए। हाँ आकाश जी, आपको इस जन्म में क्या तकलीफ है? जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं जा रहा है, जहां भी पैसा डालता हूं डूब जाता है, यहां तक कि सारे दोस्त धोखा दे देते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद कुछ दिन में घर बेचना पड़ेगा। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। तिलोत्तमा के रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जिस जगह पर आए हो ना, ये बहुत ही कम खुश नसीब लोगों को नसीब होती है। जाइए अपने पिछले जन्म में जाकर अपने पापों के घड़े को खाली करके आइए, फिर उसके बाद देखिएगा कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। जी, मैं जाने के लिए तैयार। ठीक है, आप वहां कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए। आकाश, आकाश, कहाँ है मेरा पति? आकाश कहाँ है? वो तो पिछले जन्म में चले गए। पिछले जन्म में? कब आएगा? ठीक 24 घंटे बाद।
खुद नहीं जानता कि वो पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आया था, चोरी, डकैती। जब तक मनुष्य अपने अंतर्मन में झांक कर नहीं देखेगा, तब तक उसे अपने पिछले कर्मों का एहसास कैसे होगा? और जब तक अपने पिछले जन्म के कर्मों के बारे में इंसान नहीं जान पाएगा, तब तक कर्मों को सुधारेगा कैसे? अपनी ये गोल गोल बातें करना बंद करो और मुझे ये बताओ, मेरा पति कहाँ है? तुम्हारे पति को थोड़ा सा वक्त और लगेगा अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए। कितना वक्त? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आप श्रद्धा रखिए। उसने तो सिर्फ 24 घंटे कहा था, पर अभी तो पूरे 48 घंटे हो चुके हैं। मेरे पति का खोया तो पता नहीं। प्लीज आप लोग मेरी मदद करो। चिंता मत करना, हम तुम्हारे पति को जरूर वापस ले आएंगे। अब सिर्फ इतना बताओ, क्या तिलोत्तमा ने तुम्हारे पति से उनके पिछले जन्म के पाप धोने के लिए कुछ पैसे लिए थे? हाँ सर, उसे पूरे 10 लाख रुपए लिए थे मेरे पति से। अरे वाह, पिछले जन्म के पाप धोने के लिए 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये। सर, ये तिलोत्तमा तो जरूर कोई पाखंडी लगती है। हाँ, श्रेया बिल्कुल। अब तो इस तिलोत्तमा से हमें मिलना ही पड़ेगा। चलो, इसी बहाने हम भी थोड़ा सा पाप धो लेते। मगर आप बहुत शरीफ दिखते हैं। आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे। एसीपी साहब, इस जन्म में कोई तकलीफ है आपको? जी नहीं। तो बीवी या बेटा? बिल्कुल नहीं। फिर आप क्या करेंगे पिछले जन्म में जाकर? ये सब सुविधाएं तो पापियों के लिए है, ताकि इनके कर्मों का चक्र सही दिशा में घूम सके। बहुत हो गया तिलोत्तमा जी, आप ये बताइए इनके पति आकाश कहाँ है? सर, ये ऐसे नहीं मानेगी। मुझे 2 मिनट दीजिए, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। शांत। मुझे तुम्हारा ये क्रोध देखकर इससे घृणा नहीं, बल्कि सहानुभूति हो रही है। मुझ पर इल्जाम लगाने से क्या होगा? आकाश तभी आएगा जब नियति चाहेगी। और ये नियति अपॉइंटमेंट कब दे रही है? जब आकाश के पापों का घड़ा फूट जाएगा। देखिए, मेरे सब्र का घड़ा फूट रहा है, पर ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, इस तरह से मैडम पर शक करना बंद कीजिए। ये कोई पहली बार नहीं है कि मैडम ने किसी को पिछले जन्म में भेजा है। इससे पहले भी कई बार बहुत सारे लोगों को पिछले जन्म में भेजकर वापस भी ला चुकी हैं वो। अच्छा, तो फिर हमें उन लोगों का फोन और एड्रेस दीजिए जो पिछले जन्म में जाकर वापस आ गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जानवी, जाकर उन सब लोगों के नाम और नंबर दीजिए इन्हें, जो हमारी शक्ति में विश्वास रखते हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंतर्मन में कुछ उथल पुथल हो रही है। देखिए, इतना बड़ा तूफान अगर आप अपने सीने में दबाकर रखेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो लगता है शायद आपके पिछले जन्मों का कुछ उधार है। आप जाना चाहेंगे पिछले जन्म में? सिर्फ पिछले जन्म का नहीं, इस जन्म के भी कई पाप उधार है मेरे। और सीने में ये तूफान इसलिए है ताकि समाज को आप जैसे लोगों से बचा सकूं। और एक बात याद रखना, अगले 24 घंटे में आकाश वापस नहीं आया तो तुम्हारे ये तंबू उखाड़ के सड़क पे रख दूंगा, समझे आप? ये लीजिए। मोहन प्यारे, अगर दोबारा तुमने इतना टाइम लगाया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अंदर तो आग लगी हुई है। मोहन प्यारे, मोहन जी।
आप लोग? कह रहे जी हम लोग सीआईडी से। तुमने इतनी सी बात के लिए सीआईडी को बुला लिया? मम्मा मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारी कसम। देखो मेरी झूठी कसम मत खाओ। नहीं ये सच कह रहे हैं, इन्होंने हमें नहीं बुलाया। अच्छा फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और सीआईडी का यहाँ पे क्या काम है? हम तिलोत्तमा के घर से आ रहे हैं। उसने हमें बताया मोहन जी आप पिछले जन्म में गए थे, क्या ये बात सच है? हाँ गया तो था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक मिनट, पिछले जन्म में क्या हुआ था वहां पे? जब मेरी आंख खुली तो अरे कांचा भाई को आ गया, कांचा भाई को आ गया, कांचा भाई। सलाम वालेकुम कांचा भाई। अरे अपना भाई आ गया। सलाम वालेकुम भाई। भाई उठो। सलाम भाई। कांचा भाई सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई। ये मैं कहाँ आ गया? भाई आ गया आपका भाई, आ गया भाई। सलाम भाई। ये सब लोग मुझे कांचा भाई क्यों बुला रहे हैं? मेरा नाम तो मोहन प्यारे है ना। ये सब मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? ये लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई गुंडा वुंडा हूँ? क्या कांचा भाई, कैसा है तबीयत पानी? अरे भाई साहब मैंने क्या बिगाड़ा आपका? कांचा भाई अब और तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब तो गया। भाई साहब रुकिए, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? अब आप ही बताइए, मुझसे बुरी किस्मत किसकी हो सकती है? यहां भी पिटता हूं और पिछले जन्म में भी पिट रहा था। क्या मेरे प्यार से मारने को तुम पीटना बोलते हो? देखिए मोहन जी, ये बताइए कि पिटने के बाद आप यहाँ वापस कैसे पहुंचे? उसी टेंट से जिसके अंदर बिठाकर तिलोत्तमा ने मुझे पिछले जन्म में भेजा था। अच्छा, ये तिलोत्तमा ने आपसे कुछ पैसे लिए थे आपको पिछले जन्म में पहुंचाने के लिए? हाँ, पूरे 10 लाख रुपए उससे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब लोग वाकई में पिछली जिंदगी में जा रहे हैं। इस बार मैं जाना चाहता हूँ अपनी पिछली जिंदगी में। मेरी पिछली जिंदगी की प्रेमिका आशिमा मेरे लिए राह देख रही है। हाँ नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी पुरानी प्रेमिका मेरी राह देख रही है। अगर मैं वक्त रहते नहीं पहुंचा तो वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हाँ, मेरा जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं नहीं, मैं पहले जाऊंगा। तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। तिलोत्मा आप दोनों को लेकर जाएगी पिछली जिंदगी में, लेकिन वो कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट। तो महाशय, 3 दिन बाद में फिर से हमारी सभा होगी, आप वहां पर आइएगा। फिलहाल हम इन्हें भेजेंगे। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, आओ ऊपर स्टेज पर आओ। बेटी जरा संभल के। ओके पापा। सर आफरीदी पूर्वी स्टेज की तरफ जा रही है। स्टेज पे जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं ये तिलोत्तमा पूर्वी को बाहर कहां से भेजती है। यस सर। तुम सब लोग तैयार रहना, पूर्वी स्टेज पर जा रही है। वो मैंने जानवी को दे दिया। जाओ बेटा, अंदर कुर्सी पर जाकर बैठो।
कहाँ से शुरू हो गया सर? पूर्वी कभी भी पिछले जन्म में जा सकती है। हम लोग तैयार है फ्रेडी, सब लोग तैयार हैं। तैयार रहना। हाँ सर। ओके। क्या हुआ? पूर्वी गायब हो गई। पूर्वी गायब हो गई? इस दरवाजे से तो कोई बाहर नहीं आया। और सर यहाँ से तो कोई भी बाहर नहीं निकला। तो मैं यहाँ दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। अब से ठीक 24 घंटे बाद हम यहीं पर जमा होंगे, ये देखने के लिए कि साक्षी की पिछले जन्म की यात्रा कैसी रही। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस ऑडिटोरियम के सारे दरवाजे बंद हैं और तिलोत्तमा आप भी कहीं नहीं जाओगी और तुम लोग भी, समझे? सीआईडी वाले यहाँ भी? हाँ, यहाँ भी। बताओ पूर्वी कहाँ? कौन पूर्वी? कौन पूर्वी? वो लड़की साक्षी जिसे अभी अभी तुमने दूसरी दुनिया में भेजा है, कहाँ है वो? वो तो गई दूसरी दुनिया में। अच्छा, चलो अब हम तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाते हैं। चलो तुम दोनों, चलो। कहाँ गई? मेरे सामने पूर्वी टेंट के अंदर गई थी। सर, आधा ये देखिए सर, ये पाइप इस कैबिन के अंदर जा रहा है। पैसे से कोई गैस छोड़ी गई थी अंदर। गैस से पूर्वी को बेहोश किया गया और फिर गायब किया गया। सर, हाँ क्या? सर ये सेज की ये जगह खोखला लग रहा है सर, देखो जरा। सचिन संभल के। हाँ सर। हाँ सचिन। सर ये स्टेज वाला रास्ता ड्रेनेज पाइप में आके खुलता है सर। लीजिए, देखो किस तरफ जा रहा है। हाँ सर। नॉर्थ? सर ये ड्रेनेज पाइप तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है सर। ठीक है, एक काम करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें बाहर से फॉलो करते हैं। सर। हाँ सचिन। सर मैं मैनुअल नंबर 317 के पास पहुंच गया हूं सर, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है सर। 317 नंबर मैनुअल? एक मिनट। हाँ सचिन, हम भी 317 मैनुअल के ऊपर ही हैं। सुनो, आगे चलकर देखो। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ ही हैं। हाँ सर। पूर्वी का मोबाइल? पूर्वी, पूर्वी। सर। हाँ सचिन। मैनुअल नंबर 321 के पास पूर्वी का मोबाइल मिला है सर। 321? एक मिनट। हाँ, 321 मैनुअल मिल गया। चल तुम ऊपर आओ, फिर बाहर निकलो। सर, ये रहा पूर्वी का फोन सर।
पूर्वी का फोन यहाँ पर मिला, इसका एक ही मतलब है सचिन कि पूर्वी को यहीं से ले जाया गया, यहाँ से। सर आपको मेरे पति आकाश के बारे में कुछ पता चला? नताशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर आप बताइए मैं क्या करूं? घर बैठे बैठे मुझे आकाश की चिंता सताई जाती है। हाँ दुष्यंत बोलो। अच्छा ये आप सब लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? ये भीड़ कैसी है यहाँ पर? लाश? एसीपी सर, ये किसकी लाश है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं मेरा पति आकाश, ये उसकी लाश तो नहीं है ना एसीपी सर? देखो नताशा, हमें अब तक पता नहीं है कि ये लाश किसकी है, इसलिए हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं इस लाश को। चलो कम। दोस्त, बहुत ही अजीब ढंग से मारा इसे। लगाइए प्लीज। आकाश, संभालिए अपने आप को, संभालिए। तीर से मारा है। हाँ बस, तीर गले के आर पार हो गया। आसपास भी कहीं खून के निशान नहीं दिख रहे हैं। वही तो, बस मुझे लगता है इसे मारा कहीं और गया है और बाद में लाश यहाँ ला करके फेंक दी। कब मौत हुई होगी कोई बता सकता है? लाश को देख के लगता है इसे मरे हुए कोई 12 से 14 घंटे हो गए। एग्जैक्ट तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सर, आज के जमाने में कोई तीर से खून क्यों करेगा? कोई खास वजह हो सकती है क्या? दुष्यंत, अगर पिछले जन्म में जाओगे तो तीर से ही मारे जाओगे ना। अब वजह क्या खास थी ये तो तिलोत्तमा ही बताएगी। मेरे लिए तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, पैसा कमाने का जरिया। मैं लोगों से 10 लाख रुपए लेती हूँ, उसमें से 3-4 लाख रुपए पिछले जन्म के दिखावे में खर्च हो जाते हैं। मतलब? जी, जिस तरह से फिल्म और टीवी सीरियल्स वाले नकली सेट बनाते हैं, नकली आर्टिस्टों को हायर करते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। और जिन लोगों को मैं पिछले जन्म में भेजती हूँ, उन सबको वो सब कुछ सच लगता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लोगों की भावनाओं के साथ इस तरह खेलते हुए। मेरे पास तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और पिछले जन्म में जाने के बाद वो दान करते हैं, पूजा पाठ में ध्यान देते हैं। और कुछ लोगों को तो साइकोलॉजिकल ये भी फील होने लगता है कि उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। अरे जिस धंधे की नींव झूठ पर रखी हो, वो धंधा कभी सही हो ही नहीं सकता, समझे? बताओ, क्यों मारा तुमने आकाश को? सर, मैंने नहीं मारा आकाश को। हाँ, तुमने ही मारा है आकाश को। नहीं सर, मैंने नहीं मारा, विश्वास कीजिए मेरा, मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा उसे। मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैंने किसी को पिछले जन्म में भेजा हो और वो इंसान मारा गया हो। सर, मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर, अगर कोई वाकई से फंसा रहा है फिर तो पूर्वी की जान भी खतरे में। पूर्वी कहाँ है इस वक्त? कहाँ है पूर्वी? पूर्वी, 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 कहाँ चले गए सब लोग? पूर्वी,
उन सबको तो यहीं पर होना चाहिए था। तुम सब लोग कहां पर हो? बाहर निकलो। सारा सामान टूटा और बिखरा पड़ा। ये सब तो हमारी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो लोग बिना बताए कहीं नहीं गए। आज पता नहीं कैसे चले गए। हवेली का कोना कोना ढूंढो। पूर्वी, 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 सर, इस लड़की को भी बिल्कुल ऐसे ही मारा है जैसे उस लड़के आकाश को मारा था, तीर से। कौन है? ये लांची है। इस ड्रामे में पूर्वी की बहन का किरदार अदा कर रही थी। इसका मतलब तुम्हारे एक्टर्स में कोई तो है जिसने ये गद्दारी की है और जो लांची को मार के बाकी सबको अपने साथ ले गया। नहीं, वो सब वफादार थे, तभी तो इतने वक्त से मैं गुप्त रूप से ये सब कर पा रही थी। इस हवेली के ड्रामे में जितने भी एक्टर्स थे उन सबके मोबाइल नंबर्स चाहिए मुझे। अब कैसा लगता है सीआईडी इंस्पेक्टर पूर्वी अपने पिछले जन्म से वापस आकर? हाँ? तुम तो वही हो ना जो तिलोत्तमा के शो में आए थे? अरे वाह, क्या बाज नजर है। तुम्हारी नजर को तो मानना पड़ेगा। हाँ? एक ही नजर में पहचान गई। तिलोत्तमा खुद मुझे पहचान नहीं सकी थी। वाह भाई वाह। तिलोत्तमा? वो तुम्हें पहले से जानती थी? हाँ, काफी लंबी कहानी है। ऐसे बताऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा। क्यों ना हम एक खेल खेलते हैं? हाँ? कैसा खेल? एक सीआईडी इंस्पेक्टर की मौत का खेल। जी साहब। ये क्या कर रहे हो? कहा ना खेल खेल रहा हूं। और हाँ, ये एप्पल गिरना नहीं चाहिए, समझी? वैसे तिलोत्तमा और मेरी पहचान काफी पुरानी है। 5 साल पुरानी पहचान है। 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। बदल सकता है ना? 60 महीने होते हैं 5 साल में। राजा को रंग बना सकता है 5 साल में। मैं ये जानता हूं तुम ये जानने के लिए बेताब हो रही होगी कि ऐसा तिलोत्तमा ने मेरे साथ क्या किया होगा जिसका अंजाम आकाश, लांची और तुम जैसे निर्दोष लोग भुगत रहे हैं। एक वक्त था जब मैं भी लोगों को तिलोत्तमा की तरह ठगा करता था, उन्हें झांसा देकर कि मैं उन्हें उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदारों से फिर से मिलाऊंगा, मरे हुए परिवार वालों से। तो जैसे ही तू
ये खास पानी में अपना ध्यान लगाएगी तो तेरे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तू अपने मरे हुए पति को देख सकेगी। ध्यान लगा। ठीक से ध्यान लगाओ और ध्यान से। वो देखो तुम्हारा पति आया। पता है फिर क्या हुआ? उसने मेरा भांडा फोड़ दिया, वो भी सबके सामने। कौन है ये? ये मेरा पति नहीं है। कौन है ये? ये तो क्या कह रही है? अरे ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड। मारो इसे। लोग हंसने लगे मुझ पर, अंडे मारने लगे, जूते फेंकने लगे मुझ पर, टमाटर मारने लगे मुझे। देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका वाकई मुझे बहुत अफसोस है, पर अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है और लोगों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? जब तक मैं तिलोत्मा की जगहसाई होते हुए नहीं देख लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें क्या लगा मेरा निशाना खराब है? नहीं, ये तो सिर्फ एक खेल था, समय बिताने के लिए। अब तैयार हो जाओ, अब मेरी कहानी खत्म और तुम्हारा समय भी खत्म। बहुत हो गया पिछले जन्म का खेल, अब अगले जन्म में जाने की तैयारी कर। सर मैंने जो कुछ भी किया वो तिलोत्मा को बचाने के लिए किया था। सर सच कहता हूं मैं, और अपने बदले की आग को शांत करने के लिए किया था सर। तिलोत्तमा को फंसाने के लिए दो लोगों का खून किया तुमने और एक सीआईडी ऑफिसर की जान लेने चले थे। सर आकाश को तो मारना जरूरी था सर, लेकिन लांची बेमौत मरी सर, क्योंकि जब हमारा आदमी वहां पहुंचा तो उसने सीआईडी को फोन करने की कोशिश की सर। लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं सर? इंदिरा जी के जरिए। और आप कौन है? अपनी माँ को भी नहीं पहचानती तुम? इंदिरा, तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा तो मैंने तिलोत्मा को दिया था, और वैसे भी सीआईडी से सच को छिपा पाना नामुमकिन है। और साथ ही नामुमकिन है खून करने के बाद फांसी के फंदे से बच पाना। फांसी तो होके रहेगी तुम्हें।